मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। विश्वकर्मा जाति की अनूठी व बेजोड़ पारंपरिक कलाओं पर यह फिल्म मैंने 1996-97 में सुनील उमराव के साथ मिलकर बनाई थी। तब तक मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था और सुनील भी ताज़ा हैदराबाद से फिल्म मेकिंग कोर्स करके निकला था। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा दिया, बी वोकल फॉर लोकल। तो मुझे इस फिल्म की याद आ गई, क्योंकि यह उन सब जाति समूहों की बदहाली बयान करती है जो अपनी अनूठी हस्तकला और टेक्निकल स्किल से बनाते रहे हैं अजूबे, परंतु आज कहलाते हैं पिछड़े और बैकवर्ड। भारत के इन लोकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए वोकल होना अत्यंत जरूरी है। विश्वकर्मा जाति के अंतर्गत हमारे देश के सभी पारंपरिक टेक्नोलॉजिस्ट और आर्टिजन्स आते हैं, जैसे बुनकर, लोहार, कुम्हार, सुनहार, बढ़ई, शिप बिल्डर्स, ट्रेडिशनल आर्किटेक्ट्स यानी स्थपति और मूर्तिकार। आजकल इंडिक नॉलेज सिस्टम्स के प्रति जागृति की एक नई लहर उठी है, परंतु वे नॉलेज केवल ग्रंथों में नहीं पाई जाती। उस धरोहर को जीवंत रूप देने वालों में विश्वकर्मा जातियों का विशेष योगदान रहा है, परंतु इनकी दुर्गति की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये जाति समूह पिछड़े क्यों और कैसे बने? क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की लूट से इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन फाइनेंस किया और फिर उन्हीं इंडस्ट्रीज के सस्ते माल से भारत के मार्केट को फ्लड कर दिया। एक और इनकी जीविका छीन ली और कलाओं को लिप्त करने का षड्यंत्र रचा, और दूसरी ओर इन्हें बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया। दिस अमाउंटेड टू एडिंग ग्रीवियस इंसल्ट टू ग्रीवियस इंजरीज। हमारे बचे कुचे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के रोजगार एक बार फिर से छीनने का काम हाल में चीन ने शुरू किया। हाल के 2 दशकों में चीन ने इनके द्वारा बनाए जा रहे अनूठे सुंदर हैंडमेड प्रोडक्ट्स की मशीनी नकल की चीज़ें भारत के बाजार में सस्ते दामों में बेच इन ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और टेक्नोलॉजिस्ट के रोजगारों पर घातक प्रहार किए हैं, और वह भी भारत सरकार की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ। यानी हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स का पिछड़ापन सरकारी नीतियों की देन रहा है। मानुषी के दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप इस 24 साल पुरानी फिल्म की टेक्निकल फिनिश को नज़रअंदाज कर केवल कंटेंट पर ध्यान दें, क्योंकि ये कुछ ज्वलंत मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश है। हमारा देश सैकड़ों वर्षों तक दुनिया भर में अपनी इंडस्ट्रियल स्किल्स, वर्कमैनशिप और उच्च कोटि की लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर रहा है। हिंदुस्तान के टेक्सटाइल्स, जेवरात, मसाले, हथियार, मेटल प्रोडक्ट्स, समुद्री जहाज इत्यादि दूर दराज के व्यापारी खरीदने आते रहे। 16वीं व 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व अन्य यूरोपीय लोग इस देश में गरीबी की तलाश में नहीं, इस देश की संपदा व लग्जरी प्रोडक्ट से आकर्षित होकर व्यापारी बनकर हिंदुस्तान आए थे। आज भारत को एक गरीब कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन कुछ 200 साल पहले तक हिंदुस्तान दुनिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी के रूप में जाना जाता था। हमारी पारंपरिक तकनीकी संपदा की एक विशेषता ये भी रही है कि ये कुछ एक शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही। ये कारीगरी, तकनीक व कुशलता विस्तृत रूप से गांव-गांव में उपलब्ध थी। ये एक आम धारणा थी कि 32 कलाओं के व्यवस्थापन से एक गांव की सृष्टि होती है, और इसीलिए हर एक गांव स्वावलंबी हुआ करता था और गांव-गांव में अनोखी कलाकृतियां, सुंदर घर, हवेलियां, मंदिर, मस्जिदें पाई जाती थी। लग्जरी गुड्स भी सिर्फ राजे महाराजाओं के कंजम्पशन के लिए नहीं बनती थी। गांव-गांव में आम घरेलू रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों में भी उम्दा कलाकारी व दक्षता रहती थी। इसीलिए हमारे गांव की औरतों के पहने पुराने जेवरात, आम घरों के पलंग, पीढ़े, कढ़ाई कसीदा किए कपड़े, तांबे, चांदी, पीतल के बर्तन, घर के पुराने झरोखे आज महंगे एंटीक्स के रूप में इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हैं। इस तकनीकी धरोहर के मालिक
विश्वकर्मा नामक जाति समूह से आते हैं और देश के हर शहर और हर गांव में पाए जाते हैं। विश्वकर्मा लोगों का मानना है कि वे पृथ्वी के सृष्टिकार हैं, क्योंकि समाज की हर प्रोडक्टिव व क्रिएटिव एक्टिविटी इनकी कला व हुनर पर आधारित है। जाति व्यवस्था व व्यवसाय के घनिष्ठ संबंध की वजह से इन कम्युनिटीज की कला व हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होती रही और इसीलिए उसमें इतनी उत्कृष्टता आ पाई। क्या यह हास्यास्पद बात नहीं कि जिन जाति समूह ने हमारे देश की टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट्स व इंडस्ट्रियल स्किल्स को जन्म दिया, उन्हें सदियों तक विकसित किया, उन्हें सरकार आज बैकवर्ड व मोस्ट बैकवर्ड कास्ट करार कर चुकी है। इनकी कला व हुनर क्यों और कैसे लुप्त होती जा रही है? इनकी डिवैल्यूएशन से बाकी समाज पर क्या असर पड़ा? इन्हीं कुछ सवालों पर मनस के इस प्रोग्राम में हम प्रकाश डालेंगे। विश्वकर्मा जाति समूह में 5 मुख्य व्यवसाय शामिल हैं। मनु जो लोहे का काम करते हैं, मैं लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, त्वस्त यानी लोहे, पीतल, तांबे व कांसे का काम करने वाले मेटलर्जिस्ट्स, शिल्पी यानी आर्किटेक्चर से जुड़े लोग, पत्थर तराशने से लेकर बिल्डिंग डिजाइन व ईंटा, सीमेंट, चूने का काम करने वाले कारीगर। इन सब की विद्या वास्तुशास्त्र कहलाती है। 5वां तबका विश्वज्ञ यानी सुनारों का है, जो सोने चांदी के जेवरात बनाते हैं, यानी समाज की हर रचनात्मक व उत्पादक क्रिया इनके योगदान पर आधारित है। Without this community, nothing can happen. Even for suppose we take basic needs, food. For food is being cultivated by this farmer. But farmer, he has all tools has to be made by this carpenter and blacksmith. Without carpenter and blacksmith, the man cannot cultivate the thing. One. Second, then next requirement is your cloth. A weaver can do his cloth and everything without help of the loom. That is being made by our this carpenter. Then comes brassmith. See that you have to take your food and all these things, vessels and everything. Then after food, you have to have a residence. That is third basic necessity. For that, they have to seek the help of this architecture, that is Tapati, and also the carpenter. Without these two people, all the basic needs are being done by these, supplied by this community at large, by these 3 Vishwakarmas. Even after that, all these basic needs are fulfilled. Suppose he wants to become pious. He has to go to the temple. The temple is being built by our Vishwakarmas only. So, the life starts from Vishwakarma, then Vishwakarma. Without Vishwakarma, there is no culture, no civilization, nothing. That is why we are very proud to say, we are the people who have given the culture and civilization to this entire Bharat. विश्वकर्मा जाति समूह में सबसे ज्यादा बुरा हाल लोहारों का हुआ, विशेषकर वे लोहार जो ओपन पिट माइनिंग द्वारा पत्थर से आयरन स्मेल्ट करके लोहा बनाते थे, जैसे छोटा नागपुर की ये अघाड़िया जाति। आज इनका हुनर केवल म्यूजियम में नुमाइश करने को रह गया है। अब साल में एक बार भोपाल के म्यूजियम ऑफ मैन में इनसे प्रदर्शनी के लिए भट्टी लगवाई जाती है। अभी तो ये भट्टी हम तोड़ दिए हैं। ये दुकानों से मतलब लोहे खरीद कर अपना औजार बनाते हैं। कान्हा वाले परेशानी करते हैं पत्थर कोयले में। समझी नहीं मैं, वो क्या परेशानी करते हैं पत्थर कोयले लाने में? नहीं ले जाने देते। कानून है उसके खिलाफ कि ऐसे ही तंग करते हैं? नहीं, कानून है। इनकी एग्जिस्टेंस अभी भी अवैध है, इसलिए क्योंकि आजादी के बाद हम लोगों ने उसी कानून को रखा जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। आज भी लॉ पर आपके एक्साइज है तो उसमें आप नहीं खोज सकते ये लॉ को, और हालांकि इनका निम्न कोटि का ओर लेते हैं ये लोग बनाने के लिए, जो कि आज की इंडस्ट्री यूज नहीं करती है। इन्हें इस हाल में लाने का दौर अंग्रेजी हुकूमत से शुरू हुआ। अंग्रेजी शासन ने एमिनेंट डोमेन के माध्यम से देश की पूरी जमीन और वन संपदा व अन्य नेचुरल रिसोर्सेज पर अपनी मिल्कियत घोषित कर दी। इससे यहाँ के लोगों के भूमि व प्राकृतिक संपदा पर पारंपरिक मान्य अधिकारों को एक झटके में उखाड़ दिया गया। बिना सरकारी लाइसेंस लिए और टैक्स दिए खनिज पदार्थों की माइनिंग इल्लीगल करार दी गई।
जिससे अघाड़िया जैसे जातियों के पुश्तैनी व्यवसाय अवैध हो गए। इन पर लगाई बंदिशों के पीछे कुछ और भी कारण थे। भारतवर्ष के लोहा से ही आपका लंदन ब्रिज बना है। यहाँ से ले जाकर लोहा इनके थी, और लंदन उस समय उनके अपने उसमें ग्रेट ब्रिटेन में लोहा बनाने की विधि विकसित नहीं थी इतनी। वो जब बनाने लगे अपने ग्रेट ब्रिटेन में अपने बनाने लगे, तो वो लोग चाहते थे कि उनका माल यहाँ पर बिके, तो वो अपना जो है यहाँ पर स्टील बना के और लोहा बना के बेचने लगे। दूसरा कारण ये था कि ये लोग इससे तलवार और भाले वगैरह बनाते थे, जिससे कि मिट्टी में इन लोग हिंदुस्तानियों को आसानी पड़ती थी लिबरेशन के लिए। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया कि आप लोग अब लोहा और इस्पात नहीं बनाएंगे। अघाड़िया जाति के सिर्फ कुछ एक परिवार इस कला व हुनर की धरोहर को केवल एक याद के रूप में जिंदा रख पाए, चोरी छिपे कभी कभार जंगल में भट्टियां लगाकर। नतीजा, इनकी तकनीक विकसित होने की बजाय पिछड़ने लगी। इस सब के बावजूद इनके बनाए लोहे की गुणवत्ता का इतिहास साक्षी है। Roman period, this used to be an item of export to the Roman Empire. In fact, the Roman Empire and the historians are often in great distress, saying that the coffers of the Roman Empire are being drained by Indian silk, Indian steel, and Indian spices. No, that's the kind of technology that we had. इस लोहे में जंग नहीं लगता है, जंग रोधक है, और इससे बहुत बड़ी-बड़ी फोर्जिंग्स बनाई गई है भारतवर्ष में। जैसे कि दिल्ली का लौ पिलर 400 AD में बनाया गया था, और तब से अभी तक वो खड़ा हुआ है, उस पर जंग नहीं लगा है। For about 2000 years, India used to produce some of the finest steels of India, and we used to export steels to various parts of the world. But for the last 50 to 75 years, we've been importing technology from various parts of the world, and Indian steel is one of the costliest and one of the poorest in the world. किसी समय गांव-गांव में लोहार हुआ करते थे। वह हर गांव अपनी जरूरत के औजार, हल, बैलगाड़ी इत्यादि में लोहे का काम इन्हीं से करवाते थे। लोहे का संबंध हर उस व्यवसाय से है जहां औजारों की जरूरत पड़ती है। पर पिछले कुछ दशकों से लोहार अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि औजार बनाने की मॉडर्न फैक्ट्रीज ने इन्हें पूरी तरह डिस्प्लेस कर दिया है। जब के दिनों में अच्छा चलता था, अब वो बेकार है। अब कम हो गया है। हाँ। वो क्यों? जब सच्चे दिनों में लेबर अच्छा आता था हमारे पास काम करने के लिए। अब वो आता नहीं है, हमें उसे घिगा लेता हूँ, नया नहीं तो हमें बेकार होते हैं। अब लेबर नहीं मिलता है? नहीं मिलता। क्यों लेबर क्यों नहीं मिलता है? ऊपरी काम में फायदा ज्यादा है, व्यापारी काम में ज्यादा, व्यापारी काम में, वो हमारे काम में, उसमें फिरते हुआ उसमें ज्यादा फायदा है, उसके चले आते हैं। आप कितना पैसा दे सकते हैं इसमें? इसमें हमें 30-40 रुपए दे सकते हैं। और बाकी काम में कितना मिलता है? बाकी काम में 50-60 ऐसा कमाते हैं। 4 लोग होना इसके काम करने के लिए, 1 लोग 2 लोग तो काम नहीं होता, 4 लोग रहने से काम होता, नहीं तो नहीं होता। कोई 1 लोग रहने से कोई सा भी व्यापार कर सकते ना, इसलिए ये 4 लोग के ऊपर आधार पड़ेगा काम करना, एक आदमी कर सकता नहीं, कर ही नहीं सकता। इसलिए ये काम जीवन में व्यापार अच्छा है। जब हमने इनसे पूछा कि क्या व्यापार करेंगे, तो जवाब मिला, सब्जी की रेहड़ी लगाएंगे। We have built our iron and steel technology upon a process which does not make use of our artisanal skills or our raw materials in any way at all, you know. Whereas if you look at who are the people who are doing metallurgy in our departments of metallurgical engineering in IIT or BSU, I doubt very much if you'll find even a single person who was a traditional lohar in these departments. We find that they are precisely the community who are today called backwards and scheduled castes, who have been the inheritors of our technological legacy. And if we see who has now come in to take their place in the modern counterparts, we find that they are people with no history of working with their hands, with no history of having addressed these technological problems. विश्वकर्मा समूह का दूसरा बड़ा हिस्सा स्थापत्य विद्या यानी आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है। हमारे शिल्पी व स्थपति मंदिर, किले व महल तो बनाते ही थे, साथ ही में उन्होंने बड़े बड़े शहरों को भी डिजाइन किया। मोहनजोदाड़ो के वक्त से सिटी प्लानिंग हिंदुस्तान में एक विकसित कला रही। जयपुर, बनारस, सिरी पेरम्बदूर जैसे शहर आज भी इस कला का जीता जागता नमूना है। इसके अलावा गांव-गांव और हर प्रांत में स्थानीय पर्यावरण,
व बिल्डिंग मटेरियल की अवेलेबिलिटी के आधार पर विविध किस्म के घर इस देश में बना करते थे। जैसे राजस्थान में पत्थर की हवेलियां, मिट्टी के सुंदर घर, केरल व आसाम में लकड़ी व बांसों से बने घर। आज हम टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ताजमहल, आमेर फोर्ट, पुरानी हवेलियां व किले इत्यादि गर्व से विदेशियों को दिखाते हैं, लेकिन उनके बनाने वालों से आज सादे घर बनाने तक का अधिकार सरकार ने छीन लिया है। अब इनमें से ज्यादातर सिर्फ मजदूर व कारीगरों के रूप में यानी बढ़ई, मेसन, ईंटा गारा ढोने का काम करते हैं। We are not really craftsmen. We are also designers. This fact is actually suppressed now, which I am not able to tolerate. We can design, we can build, we can do a lot of decorative aspects of the building also. So if we examine like that, we will find only our people. But they are experiencing a kind of subordination. They were classified under Sudras. Are we Sudras? We belong to a very big Vedic culture. गणपति जी हिंदुस्तान के जाने माने स्थपति हैं, जिन्होंने देश विदेश में कई नामी मंदिर बनाए। स्थपतियों की विद्या के अपने विशिष्ट शास्त्र रहे हैं। स्थपति की हैसियत तक पहुंचने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की तरह किताबी या शास्त्र ज्ञान तो चाहिए ही, लेकिन साथ साथ उनको शिल्प कला यानी पत्थर का काम व सूत्रधार ज्ञान यानी कैलकुलेशन और मेजरमेंट का ज्ञान भी जरूरी है। मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की तरह स्थपति सिर्फ नक्शे ही नहीं बनाते, बल्कि इमारतें बनाने के लिए हर जरूरी कला व निपुणता प्रैक्टिस द्वारा हासिल करते हैं। पश्चिमी आर्किटेक्चर को अपनाने के साथ हमारे पॉलिसी मेकर्स ने स्थपतियों से डिजाइन व प्लानिंग का हक छीन लिया, सिर्फ इसलिए कि ये भारत की अपनी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन का ज्ञान रखते हैं। पश्चिमी ज्ञान पर आधारित आर्किटेक्चर की डिग्री इनके पास नहीं है। Because of this kind of seclusion during the past 300 years, the foreign rule, we have lost our rights also. If I were to define any building secular, there is no country's law to defend me and also encourage me to do all these things. Previously, you know that these Vishwakarmas are capable of building that very big temples like in Tanjore and all these things, because these Rajas and other rich people have given enough monument, enough support. They can jolly well think about only that art, nothing else, not thinking about the family problems at all. They have given full freedom. That's why they are thinking about more about that culture, more about the art. Now there is nobody else, because they have to fight for their livelihood. Question of survival comes. विश्वकर्माओं में बढ़ई जाति को कोई आधुनिक ग्रुप डिस्प्लेस नहीं कर पाया, विशेषकर बारीक डेकोरेटिव वुडवर्क के क्षेत्र में। लेकिन कम कमाई और लो स्टेटस के कारण कारपेंटर्स के पढ़े लिखे बच्चे इस काम से निकलते जा रहे हैं। बढ़ई लोग सिर्फ इमारतें, फर्नीचर इत्यादि ही नहीं बनाते, ये लोग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े रहे। शिप बिल्डिंग का ही उदाहरण लीजिए, जो कि कारपेंटर्स में असाड़ी जाति की विशेषता रही है। ये लोग आज भी अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर छोटे मोटे औजारों से सैकड़ों टन कार्गो ढोने वाले वेसल्स और फिशिंग बोट्स बना रहे हैं। Whatever little of shipbuilding is left, still it is being done by Asari, who have been building ships of the size of something like 300 tons. So majority, major part of the cargo movement, till about 30-40 years back, was done by them. They are majorly the posters going along the coast, starting from the east coast, going through Sri Lanka and going towards the west coast of India up to Gujarat. So their knowledge is perfect, navigation knowledge is perfect, and the ships can withstand that kind of rough weather and whatnot. But today what is happening? The traditional cargo vessel is totally, the knowledge is decreasing, and there are very few ponies, as they are called. These cargo vessels have been built. आज हम ये सादी नौकाएं बना रहे हैं। पहले हमारे जहाज विदेशों में भी जाया करते थे। आजकल हमारे बहुत से लोग अरबी देशों में आम मजदूर बनकर जा रहे हैं। अगर हमें काम मिलता रहे तो हमें अपना पेशा छोड़ने की क्या जरूरत है। अमृत लिंगम जी तमिलनाडु के कोस्टल शहर कड्डलोर में रहते हैं। वो पारंपरिक नौका बनाने वाली असाड़ी जाति से हैं।
साल में ये करीब 30-35 कार्गो शिप और ट्रॉलर ऑर्डर पर बनाते हैं। लेकिन इनकी बातों से भी यही लगता है कि इनके परिवार में इस हुनर व व्यवसाय को चलाने वाली यही आखिरी पीढ़ी होगी। इस काम में ना तो नियमित आय मिलती है और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा। इसीलिए हम अपने बच्चों को इस काम में नहीं डालना चाहते। मैं खुद भी ये काम छोड़ना चाहता हूँ। 20 साल पहले तक भी इसमें अच्छी कमाई थी, पर आज बहुत कम आमदनी रह गई है। Basically, they are carpenters. One section of that has specialized in boat building. With the decreasing shipbuilding activity, they have reversed back as ordinary carpenters rather than going into by extension into the modern shipbuilding industry. Unfortunately, their knowledge could have been absorbed into the modern shipbuilding industry. That could have been utilized. The positive features of the technology could have been easily used, but that's not done. ये इसलिए कि मॉडर्न शिप इंडस्ट्री के लिए वेस्टर्न पैटर्न की इंजीनियरिंग डिग्रियां इनके पास नहीं है। इनमें से बहुत से आम बढ़ई का काम करने लगे हैं। कुछ लोग डॉकयार्ड्स में आम मजदूर या फिर छोटे मोटे मछुआरे बन गए हैं और कईयों के हिस्से में तो सिर्फ मछली लोडिंग का काम रह गया है। किसी समय हिंदुस्तान अपने मर्केंटाइल वेसल्स के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन देश के अंदर भी माल वाहन और यातायात के लिए छोटे बड़े जहाज व नौकाएं प्रमुख साधन हुआ करती थी। इस इंडस्ट्री की अवहेलना करके हमने देश में एक बहुत ही इनएफिशिएंट व विनाशकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम खड़ा कर दिया है। हमारे बाकी क्राफ्ट्स को भले ही हमने कुछ एक एम्पोरिया में एथनिक आर्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कैटेगराइज करके रख दिया हो, पर हिंदुस्तान के हथकरघा वस्त्र आज भी प्रचलित ही नहीं, हाई फैशन की पहचान है। मॉडर्न सेक्टर में बने कपड़े हमारे कांजीवरम व बनारस के सिल्क, आंध्रा की पटोला, उड़ीसा की इक्कट के आगे खूबसूरती, क्वालिटी व डिजाइन के लिहाज से टिक नहीं पाते। हमारे टेक्सटाइल्स कला और तकनीक का अद्भुत योग है, लेकिन हैरत है कि इनको बनाने वालों को आज पिछड़ी जातियां माना जाता है। बुनकर यानी वीवर्स पद्मशाली जाति समूह से आते हैं। यह है कांचीपुरम के पास के गांव का एक सामान्य बुनकर परिवार। षणमुगम अपने पिता और मां के साथ मिलकर जरी वाली सिल्क की साड़ियां बुनते हैं। ये तीनों लोग मिलकर 12-13 घंटे रोजाना काम करके भी 15 दिन में एक साड़ी बुन पाते हैं। मेरा भाई इस काम को छोड़ गया है। कम से कम परिवार के 3 लोग खटें तो यह काम संभव है। मेहनत से लगकर हम 3 जन, मैं, मेरी माँ और पिता 15 दिन में एक साड़ी बना पाते हैं। बहुत जान तोड़ मेहनत करें तो 10 दिन में भी बन सकती है। इतनी मेहनत से बनाई उच्च कोटि की कारीगरी की एक साड़ी के बदले इन्हें केवल 1000 रुपया बुनाई मिलती है। हम 3 मिलकर महीने में 3 साड़ियाँ बना पाते हैं। एक साड़ी की 1000 रुपए मजदूरी मिलती है। अगर हमारा खुद का लूम हो तो 1500 रुपए प्रति साड़ी भी मिल जाते हैं। 3 लोगों की दिन रात की मेहनत से ये परिवार कुल 3-4 हजार रुपया महीना कमा पाता है, वो भी साल भर नहीं। बरसात में नमी के कारण लूम्स ठीक से चल नहीं पाते और आमदनी कम पड़ जाती। इस हिसाब से इनकी प्रति व्यक्ति सालाना इनकम अनस्किल्ड लेबरर के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम बैठती है। नतीजा, ये परिवार अपने बेटे को 6ठी क्लास के बाद पढ़ा नहीं पाया और अपने जीवन काल में सैकड़ों सुंदर सिल्क साड़ियां बुनने वाली कमला अम्माल अपने लिए एक ऐसी सिल्क साड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखती। मेरे पास केवल एक ही सिल्क साड़ी है जो मेरे शादी के वक्त मिली थी। बिना पूरा परिवार इसमें जुटे यह काम हो ही नहीं सकता। पल्लू बनाने वक्त 2 और व्यक्ति लगाने पड़ते हैं। जब ये हाल है महंगी जरी सिल्क की साड़ियां बनाने वालों का, तो सूती कपड़े के बुनकरों की गरीबी व गुर्बत का अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर इस काम में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि पावर लूम की बनी लुंगियां ज्यादा बिकती हैं और इस काम से गुजारा नहीं चल पाता।
हमें बहुत दुख होता है कि हम हैंडलूम वालों का काम खत्म होता जा रहा है। छोड़ के जाके क्या करते, रिक्शा निकाल, रिक्शा काम करते, साइकिल रिक्शा, नहीं साइकिल रिक्शा, नहीं तो होटल में काम करते। हाँ, वो काम भी छोड़ा है तो रेल के नीचे पड़ के मर गए। यूं तो सुनारी व जेवरातों का कारोबार विश्वज्ञ जाति की मोनोपोली थी, परंतु आज बड़ी बड़ी जेवरातों की दुकानें व सोने का व्यापार पैसे वाली गैर विश्वकर्मा जातियों के हाथ में आ गया है। पारंपरिक सुनारों में से सिर्फ इक्के दुक्के ही इस व्यापार में टिक पाए हैं। ज्यादातर सुनार बहुत कम वेतन पर सिर्फ कारीगरों के रूप में इस व्यवसाय में पाए जाते हैं। श्याम बाबू को ही देखिए, 26-27 साल से ये सुनारी का काम करते हैं। इन्हें आज 12-14 घंटे रोजाना महीन बारीकी कारीगरी के एवज में कुल 3500 रुपया महीना तनख्वाह मिलती है। उतना तो एक अनस्किल्ड रिक्शा चालक भी कमा लेता है। हमारी 3,000-3,035 लगभग। आप बच्चे को काम नहीं सिखा रहे? नहीं, बच्चे को काम हम कभी नहीं सिखाएंगे, उनके भी नहीं सिखाएंगे। क्यों? बस ऐसे ही है, इस काम में कुछ रखा नहीं है। क्यों नहीं? बस वैसे ही है, काम बिल्कुल ही बेकार है। जो हमारे तक है बस में आगे नहीं बढ़ना दो वैसे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उसी के लिए है, जिसके पास पैसे नहीं है वो उसके लिए कुछ नहीं है, बेकार है। पैसा व सम्मान मिला है तो केवल उन्हें जो ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने में स्पेशलाइज करते हैं। कुछ दशक पहले तक ये मूर्तियां सिर्फ मंदिरों और घर के पूजा पाठ के लिए बनाई जाती थी, लेकिन जब से ये आइकॉन्स और मूर्तियां आर्ट ऑब्जेक्ट्स और डेकोरेशन पीसेस के रूप में वेस्टर्न मार्केट्स में बिकने लगी हैं, तब से इनकी देश में भी डिमांड बढ़ी है, जिससे इनके बनाने वालों की इनकम्स में भी काफी चढ़ाव आया है। मेरे पिता भी शिल्पी थे और मैं 15 साल की उम्र से इस काम में लगा हूँ। मेरे बच्चों को पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं है, वे भी इस काम में जुट गए हैं। ये काम अच्छा चल रहा है क्योंकि हम लोग अपना माल विदेशों में भी भेज रहे हैं। मुझे सिर्फ यही काम पसंद है। मैं इसी बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूँ और एक अच्छे उम्दा कारीगर के रूप में नाम कमाना चाहता हूँ। मोहनराज स्थपति का परिवार करीब 1000 साल से मंदिर स्थापन व ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाने का काम कर रहा है। पिछले 20-25 सालों में इनके बिजनेस में भारी बढ़ोतरी हुई। आज ये परिवार आराम से 40-50 हजार रुपया महीना कमा रहा है। Yes, I love this work. I like this work because of thirst in this field. Demand, always demand in this idols. Every day the foreign people coming here to take coverage, to take demonstration. So such a divine art this is. Now this family is famous throughout the world. Family is very small city, but all over the world the people coming here. यही वजह है कि केवल ब्रॉन्ज की मूर्तियां इत्यादि बनाने वाले विश्वकर्माओं में भविष्य के प्रति ऑप्टिमिज्म है व अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान। बाकी विश्वकर्मा जातियों में घोर निराशा का माहौल है। इस अनूठी हस्तकला के मालिक आज अपनी कला के साथ साथ अपना स्वाभिमान भी खो रहे हैं और छोटी मोटी नौकरियों को तरसते हैं। स्किल्ड वीवर्स का रिक्शा चालक बनने को मजबूर होना, उम्दा औजार बनाने वालों की क्षमता रखने वालों का फुटपाथ पर सब्जी बेचना सिर्फ इन जातियों के लिए ही नहीं, सारे देश के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। स्वदेशी तकनीकी की बेकदरी व अवहेलना के फलस्वरूप हम पश्चिमी ज्ञान व तकनीकी इंपोर्ट के मोहताज हो चुके हैं। पश्चिमी प्रोडक्ट्स की घटिया नकल पर आधारित हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की आज दुनिया में कोई पूछ नहीं, परंतु हमारे गरीब आर्टिजन्स के हाथों से बने टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी व क्राफ्ट्स की आज भी दुनिया भर में भारी मांग है। लेकिन कब तक ये लोग अपना पेट काट कर हमारे लिए सुंदर उम्दा कलाकारी करते रहेंगे? कला व तकनीकी धरोहर की तबाही करके क्या देश प्रगति कर सकता है?
ये बहुत ही दुख की बात है कि जो बदहाली विश्वकर्मा जाति समूह की अंग्रेजी शासन के दौरान हुई, उससे ज़्यादा अन्याय आज़ाद भारत में इन जाति समूहों के साथ होता रहा। 23-24 साल पुरानी ये फिल्म आपसे इसीलिए शेयर करनी पड़ रही है क्योंकि इनकी परिस्थिति में सुधार आने की बजाय और भी गिरावट आई है। सबसे अधिक त्रासदी की बात यह है कि इन सब अनूठे टेक्नोलॉजिस्ट को बैकवर्ड करार कर देने के बाद सामाजिक न्याय के नाम पर सरकारी नौकरियों में कुछ 1% बस आरक्षण दे दिया गया, परंतु इससे तो वे और भी अनप्रोडक्टिव बन गए। एक तरफ उनके पारंपरिक पेशे और कलाएं पीछे छूट गईं और दूसरी ओर गवर्नमेंट जॉब्स, एज यू वेल नो, मेक पैरासाइट्स आउट ऑफ इवन द मोस्ट टैलेंटेड पीपल। अगर हमारे राजनेताओं को आरक्षण देना ही था तो सरकारी दफ्तरों में क्लरिकल जॉब्स देने की बजाय वीवर्स के बच्चों को टेक्सटाइल इंजीनियर्स बनाते, धातुओं का काम करने वालों को मेटलर्जिस्ट बनाते, स्थपतियों को स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में प्रोफेसर बनाते, तब हमारा देश अपनी पारंपरिक तकनीकी कलाओं को अपग्रेड कर आज भी हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए जाना जाता। परंतु आज एक तरफ हमारे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजिस्ट अपनी पारंपरिक कलाओं को त्याग छोटे मोटे मीनियल काम करने को मजबूर हैं और दूसरी तरफ हमारी तथाकथित मॉडर्न इंडस्ट्री विदेशी माल की घटिया नकल का माल तैयार करे जा रही है, जिसकी विश्व के बाजार में कोई पूछ नहीं। मोदी सरकार का स्किल इंडिया मिशन भी इसीलिए सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए जिससे इन अद्भुत कलाओं के मालिक अपने पारंपरिक पेशों को अपग्रेड कर आज की मॉडर्न इकोनॉमी में अग्रसर भूमिका निभा सकें। Hence, my appeal to Prime Minister Modi, please direct the Skill India mission to focus on halting this ongoing civilizational tragedy and help the Vishwakarma community to upgrade their wondrous skills so that they can regain a respect-worthy place in the modern economy. If they win, India wins. By destroying and decimating them, India cannot prosper economically and is being impoverished culturally. Namaste. Thank you.